हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डीपीएसपी के डिफरेंट आर्टिकल्स और उनके क्लासिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं। ये प्रिंसिपल्स इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 36 कहता है कि स्टेट की जो डेफिनेशन पार्ट 3 में है वही स्टेट की डेफिनेशन पार्ट 4 के लिए भी माननी होगी। यानी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अथॉरिटी की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग को स्टेट कहा जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 36। आर्टिकल 37 की बात अगर करें तो आर्टिकल 37 जो है वो डीपीएसपीज की नेचर को डिफाइन करता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डीपीएसपीज नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इनके वायलेशन के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। देखिए दोस्तों, पार्ट 4 के आर्टिकल्स को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। बट ध्यान रहे ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिखी नहीं है, ये बहुत से ऑथर्स ने अपनी बुक्स में दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आर्टिकल्स ओवरलैपिंग नेचर के हैं। जैसे आर्टिकल 43 और आर्टिकल 47 सोशलिस्ट और गांधीयन दोनों कैटेगरी में फिट होते हैं, जबकि आर्टिकल 48 में गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल दोनों एलिमेंट्स है। ये ओवरलैपिंग शो करती है कि ये प्रिंसिपल्स इंटरकनेक्टेड है और मिलकर एक कॉम्प्रहेंसिव सोशो इकोनॉमिक विजन देते हैं। तो चलिए अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ते हैं पहले और स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 38 से। आर्टिकल 38 एक फाउंडेशन आर्टिकल है जो कहता है कि स्टेट को एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना चाहिए जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस एंश्योर हो। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 38 में ये क्लास ऐड किया कि स्टेट को इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के इन इक्वालिटीज को मिनिमाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, हाई इनकम वालों पर ज्यादा टैक्स और लो इनकम वालों पर कम टैक्स। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का एक फॉर्म है जिससे इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट होता है। तो आर्टिकल 38 जो है ये एक विजन स्टेटमेंट है, लेकिन उस विजन को अचीव करने के लिए कॉन्क्रीट मेजर्स आर्टिकल 39 में दिए गए हैं। तो देखते हैं कि आर्टिकल 39 के उस मिनिमम प्रोग्राम में कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जो आर्टिकल 38 के विजन को अचीव करने के लिए दिए गए हैं। पहला पॉइंट यह है कि स्टेट को प्रयास करते रहना चाहिए कि सभी सिटीजन्स को रोजगार मिले। फॉर एग्जाम्पल स्किल इंडिया मिशन यूथ को एम्प्लॉयबल बनाता है। दूसरा पॉइंट, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज। देखिए दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो है तो भारत के लोगों के, बट लीगली स्टेट उनको ओन करता है। तो जब भी किसी नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो फेयर होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोल माइनस को ऑक्शन किया जाता है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेट कुछ इस तरह से करे कि वो सोसाइटी के लार्जेस्ट बेनिफिट में हो। फॉर एग्जाम्पल कोल ब्लॉक एलोकेशन केस 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेरी एलोकेशंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा क्योंकि वो आर्टिकल 39 बी को वायलेट करते थे, और उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तीसरे पॉइंट में हमें कहा गया है कि सरकार समय समय पे अपनी पॉलिसीज के थ्रू ये इंश्योर करे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और वेल्थ बस कुछ लोगों के पास ही कंसंट्रेट ना हो जाए। ये एंटी मोनोपोली प्रिंसिपल है ना। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये बात की गई है कि सेम काम करने के लिए मैन और वुमेन को बराबर पैसा मिलना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि वर्कर्स और बच्चों से जबरदस्ती काम तो नहीं कराया जा रहा, कहीं उनसे ऐसा काम तो नहीं कराया जा रहा जिससे उनकी हालत खतरे में पड़ सकती हो, या फिर उनसे ऐसा काम तो नहीं कराया जा सकता जो उनकी स्ट्रेंथ के परे हो। इसी डायरेक्टिव को एग्जीक्यूट करने के लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 और बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 को लाया गया। अब बात करते हैं और एक पॉइंट की। ये आर्टिकल 39 का लास्ट पॉइंट है और इसमें कहा गया है कि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। ये क्लास 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ। तो इस डायरेक्टिव को एग्जीक्यूट करने के लिए ICDS, मिड डे मील स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, ऐसी ऐसी चीजें लाई गई। तो अब करते हैं बात आर्टिकल 39A की। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि बहुत सारे लोग अपने लीगल राइट्स के लिए कोर्ट में लड़ नहीं पाते क्योंकि वकला की फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए स्टेट को ये डायरेक्टिव दिया गया है कि वो गरीबों के लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे
और ये आर्टिकल भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। और इस डायरेक्टिव को एग्जीक्यूट करने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 बनाया गया और इसके अंडर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का सेटअप हुआ। लोक अदालत भी इसी फ्रेमवर्क का पार्ट है और यहाँ केसेस फास्ट ट्रैक और जीरो कोर्ट फी में सॉल्व होते हैं। अब करते हैं बात आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 कहता है कि स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से अनएम्प्लॉयड, एल्डरली, सिक और डिसेबल्ड सिटीजन्स को पब्लिक असिस्टेंस दे। पब्लिक असिस्टेंस का मतलब क्या है? पब्लिक असिस्टेंस का मतलब होता है पैसा। मतलब ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करे। बट स्टेट जो है वो कितना पैसा देगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्टेट की खुद की कैपेसिटी क्या है। स्टेट की जितनी कैपेसिटी हो वो उतना मदद कर सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आज की डेट में सरकार इस तरह की कोई मदद लोगों तक पहुंचाता है? तो जवाब है हाँ। 1995 में स्टेट ने NSAP यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कई सारी स्कीमें शुरू की गई थी ऐसे लोगों की मदद के लिए। इनमें से कुछ स्कीम्स है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम, जहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को 10 किलो फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं। राइट टू वर्क भी इसी आर्टिकल से इंस्पायर्ड है और MG नरेगा 2005 इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 41 में आपको राइट टू एजुकेशन भी मिलता है। इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स में हमने ये ऑलरेडी देखा था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को आर्टिकल 21A के थ्रू कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का प्रोविजन है। और हम आगे देखेंगे DPSP में आर्टिकल 45 जो है वो चाइल्ड के बर्थ से 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली केयर की बात करता है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि आज की डेट में आर्टिकल 41 जो है वो 14 साल से बड़े बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहा है, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी शामिल है। और क्योंकि ये आर्टिकल DPSP का पार्ट है तो ये स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सपोर्ट करे, बट स्टेट ऐसी कोशिश कर सकता है। तो ये था आर्टिकल 41। अब बात करते हैं आर्टिकल 42 की, जो ये कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करे कि वर्किंग कंडीशंस जस्ट और ह्यूमन हो। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए स्टेट अपने नियम बना सकता है कि एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को हेलमेट दे, ग्लव्स दे, राइट टाइप के शूज दे, ताकि वर्क प्लेस में किसी तरह के एक्सीडेंट को बचाया जा सके। इस डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 ने भी पेड मैटरनिटी लीव 12 से बढ़ाकर 26 वीक्स कर दी। ये दुनिया का मोस्ट प्रोग्रेसिव प्रोविजन में से एक है। तो आजकल पैटर्निटी और एडॉप्शन लीव पे भी डिस्कशन हो रहा है ताकि जेंडर इक्वालिटी और वर्क लाइफ बैलेंस प्रमोट हो। अब देखते हैं आर्टिकल 43, जो ये कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो वर्कर्स को लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज दे। यहाँ पर लिविंग वेज का मतलब समझना जरूरी है। आपने मिनिमम वेज का नाम सुना होगा, जिसका मतलब है कि ऐसी बेसिक सैलरी जिससे आप अपनी मिनिमम नीड्स पूरा कर सके, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। लिविंग वेज का मतलब होता है कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के अलावा आप अपनी सैलरी से एजुकेशन, हेल्थ और इंश्योरेंस जैसी चीजें भी ले पाए। और इसी से रिलेटेड एक टर्म होती है फेयर वेज, जो लिविंग वेज और मिनिमम वेज के बीच के गैप को कहा जाता है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब तो आपको पता ही होगा, बट ये जो सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज है, इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। इसका मतलब है कुछ ऐसी जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो लोगों के लिए खोल कर दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर शुगर केन बहुत है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप अपना गांव छोड़कर शहर जाए नौकरी या मजदूरी के लिए। सरकार आपकी मदद कर सकती है कि आप एक छोटी सी मशीन लगाकर गन्ने का जूस निकाल सकते हैं, उसे पैक करके बेच भी सकते हैं। या फिर सरकार खुद वहां पर एक शुगर मिल लगा सकती है जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और शुगर केन की खेती करने वाले फार्मर्स को भी फायदा हो। तो यहाँ आर्टिकल 43 में इस तरह की जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देने की बात हो रही है, जिन्हें स्टेट आइडेंटिफाई, इनिशिएट और इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इस तरह हमने आर्टिकल 43 को आधा कवर कर लिया। आधा इसलिए क्योंकि आर्टिकल 43 में सोशलिस्ट और गांधीयन दोनों प्रिंसिपल्स की बात है और हमने सिर्फ अभी सोशलिस्ट प्रिंसिपल को कवर किया। अब बात करते हैं आर्टिकल 43A की, जो ये कहता है कि स्टेट को कुछ ऐसी पॉलिसीज भी बनानी चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स भी पार्टिसिपेट कर पाए। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने वर्कर्स कमेटी,
जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल और शॉप काउंसिल बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की ओनर्ड कंपनीज में 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर है तो एम्प्लॉयर को शॉप काउंसिल बनानी ज़रूरी होती है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और इसी तरह से एम्प्लॉयर और वर्कर्स का रेशो 1:2 अगर होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयर का मतलब हायर मैनेजमेंट और लीडरशिप है। तो ये हो गया आर्टिकल 43A, जिसे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। अब आता है आर्टिकल 47, जो ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल के सोशल, इकोनॉमिक और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उसका हेल्दी होना ज़रूरी है। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करे। और इसी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि मिड डे मील, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती रहती है। हेल्दी पॉपुलेशन ही प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बना सकती है। तो यही आर्टिकल 47 का एसेंस है। आज हमने कवर किया सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स वाले DPSP आर्टिकल्स, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। ये था सोशलिस्ट पोर्शन। ये कलेक्टिवली एक वेलफेयर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं, जहां हर सिटीजन को इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी और डिग्निफाइड लाइफ मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधीयन प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट नॉलेज।